है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यानी ESR। अब इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है, ESR क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे, इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या क्या हमें इसके अंदर हेडिंग्स पढ़नी है, वो सब जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इरिथ्रोसाइट से। इरिथ्रोसाइट बेसिकली हम कहते हैं RBC को, यानी जो रेड ब्लड सेल है हमारा वो इरिथ्रोसाइट होता है। और इसके सेडिमेंटेशन मतलब होता है एक स्टेगनेंट होना, एक के ऊपर एक डिपॉजिट होना। तो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ESR इज़ नोन एज आपका इरिथ्रोसाइट, जो कि हमें रेड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। सेडिमेंटेशन मतलब होता है सेटिंग डाउन, और रेटिंग मतलब अमाउंट इन अ गिवन टाइम पीरियड। तो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। इरिथ्रोसाइट मतलब रेड सेल, सेडिमेंटेशन मतलब सेटल डाउन होना, रेट मतलब एक अमाउंट इन गिवन टाइम पीरियड। जो आप साइड में एक पिक्चर देख पा रहे हैं, ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं साइड में, तो ये आपका ESR रैक है, और ये ESR ट्यूब है इसके ऊपर लगी हुई। और ये आपका ब्लड वाइल हो गया जिसमें हम ESR लगाते हैं। अलग से देखेंगे तो ये ESR ट्यूब है। ये यूज़ एंड थ्रो यानी वन टाइम यूजेबल डिस्कार्ड ट्यूब होती है। ये ESR की आपकी वाइल होती है। आगे बढ़ते हैं, मेथड की बात कर लें तो मेथड में इसमें 2 तरीके के मेथड होते हैं। एक होता है आपका वेस्टर्न ग्रीन और एक होता है विट्रो। तो 2 तरीके से इसमें लगते हैं। तो ये जो ESR की आप ट्यूब देख रहे हैं जिसमें मार्किंग है 0 से लेके 10 तक की मार्किंग है, तो ये जो है आपका विट्रो ट्यूब का है। इसमें जो आप देख रहे हैं डिस्टेंस एथ्रोसाइट हैव फॉलन, मतलब जो RBC डाउन हुए हैं 10 से, ये 9 से ऊपर तक के रेंज में ये जो डाउन हुआ है ये आपका सेडिमेंटेशन वाला पार्ट है। यानी ये जो आप रेड पार्ट देख रहे हैं ये आपका एरिथ्रोसाइट है जो सेडिमेंट हुआ है। कंप्लीट 10 मार्क तक आपने फिल किया ब्लड, उसके बाद जो ये ऊपर का प्लाज्मा ये आप देख पा रहे हैं, दैट इज़ अ प्लाज्मा पार्ट। तो ये जो सेटल डाउन हुआ इसका जो रीडिंग है वो हम देखते हैं। तो यहाँ से जब आप देखेंगे 10 से, हम जब 0 से यहाँ से काउंट करेंगे तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका जो रेंज आपका आया वो 7 है। इस तरीके से ये है। आगे जब और आगे बढ़ते हैं तो इंट्रोडक्शन की बात कर लें तो इरिथ्रोसाइट के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो अगर बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, तो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है ये, बेसिकली सिर्फ इन्फ्लामेशन बेसिस पे ये बताता है, ठीक। और ईजी फॉर्मेशन है, बहुत ईजीली हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें आपको मेथड्स नहीं अपनाने होते। तो ये स्टैंडर्ड मेथड है, आइदर विट्रो मेथड से कीजिए या वेस्टर्न ग्रीन मेथड से कीजिए, दोनों का प्रोसीजर सेम ही है। 1 आवर के लिए आपको ट्यूब में डालने के बाद आइदर आप विट्रो ट्यूब यूज़ कर रहे हैं या वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब यूज़ कर रहे हैं, स्टेगनेंटली उस ट्यूब को रखना होता है। और एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद जब सेटल डाउन हो जाते हैं RBC तो आपको रीडिंग लेनी होती है। आगे बढ़ते हैं इसमें, और तो बात करते हैं वाई इज इन आर, यानी 1 घंटे में ही क्यों किया जाता है। तो एक फिक्स टाइम पीरियड है RBC के सेटल डाउन होने का, वो भी 1 आवर है। 1 आवर अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर के आसपास जो है RBC अपने सेगमेंटली डाउन हो जाती है। और इसका जो यूनिट की बात करें तो mm/आर हम इसकी मेजरमेंट यूनिट लिखते हैं। सपोज जैसे 7 है तो 7 mm/आर। की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ आगे वाली स्लाइड में देखेंगे तो ये जो मार्किंग आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये जो मार्किंग आप देख पा रहे हैं, ये मार्किंग बेसिकली क्या है, ये आपकी बता रही है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 तो ये 10 ये जो मार्किंग है ये है। और पर आर यानी आप जो 1 घंटे में उसको कर रहे हैं वो परफॉर्मेंस है। प्रिंसिपल की बात करें तो when the anticoagulant blood is allowed to stand vertically, the red cell will settle towards the bottom of the tube till they form a packed column in a given interval of time. The process of sedimentation is called ESR. तो जो प्रोसेस है इसका वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस है। अब बात करते हैं इसमें कि भाई ये तो इंग्लिश में मैंने पढ़ दिया, उसको हिंदी में समझा देता हूँ। तो जब आपका जो एंटीकोगुलेटेड ब्लड है, जो एंटीकोगुलेटेड जो आपका ब्लड है, वो जब एक सेटल डाउन होता है यानी एक फिक्स पोजीशन में आके नीचे बैठना शुरू होता है, तो उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। और ESR जो है ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है जो कि आपका बॉडी में इन्फ्लामेशन बताता है। और ये पैक्ड कॉलम मतलब एक के ऊपर एक। जब आप जैसे सिक्के कॉइन रखेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप सिक्के रखते हैं तो क्या होता है, एक के
ऊपर एक आप सिक्के रखना शुरू करते हैं। तो वो सिक्के क्या है, एक फॉर्मेशन में एक सीरीज में चल रहे हैं, एक के ऊपर एक सेम साइज का, तो उसी तरीके से जो आरबीसीज हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब आप जो एंटी कोगुलेटेड ब्लड जो है उसको आप एक फिक्स पोजीशन पे वर्टिकली आप जब अलाउ करेंगे सेटल डाउन होने के लिए, तो 1 घंटे बाद जो आपका जो आरबीसी सेटल डाउन होगा वो ईएसआर फॉर्मेशन यानी इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन के रेट में फॉर्म करेगा। अब कैसे कर रहा है, तो आप ये देख सकते हैं, हमने जब ब्लड इसमें फिल किया तो वो आपका 0 से यहाँ से लेके 10 मार्क तक, यहाँ से यहाँ तक के मार्क में गया है। उसके बाद जब वो सेटल डाउन हो गया तो आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे इस वाले पोर्शन में कि जो आपका ये प्लाज्मा पोर्शन है ये ऊपर आ गया, जो आरबीसी रेड सेल्स है वो नीचे, एक के ऊपर एक सेल्स है वो इजीली सेटल डाउन हो गए। मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो मैकेनिज्म होता है ईएसआर में वो सेडिमेंटेशन का होता है, जिसमें आपका जो नेगेटिव चार्ज आरबीसी है वो रिफ्लेक्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, और जो नॉर्मल आरबीसी सेटल डाउन है वो जो है एक सॉरी जो तो अगर मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में जो ईएसआर है, जो एबनॉर्मल सेल्स होंगे वो क्या होगा, वो बहुत जल्दी सेटल डाउन होंगे, जो रोलेक्स फॉर्मेशन उसकी होगी वो बहुत जल्दी होगी कंपैरेटिवली नॉर्मल में। नॉर्मल ईएसआर के जो रोलेक्स फॉर्मेशन है वो स्लो होती है, और अगर कोई इन्फेक्शन कोई प्रॉब्लम है रोलेक्स फॉर्मेशन आरबीसी में, तो उसकी जो रोलेक्स फॉर्मेशन है वो बहुत फास्ट होती है। इसी बेसिस पे हम चेक कर पाते हैं कि ईएसआर की वैल्यू कम है या ज़्यादा है। मैकेनिज्म की बात करें अगर, जहाँ हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म में जो आपका रेड सेल है और प्लाज्मा प्रोटीन है, इसमें रेड सेल का सेल वेट क्या है, ठीक है, और साथ ही साथ में जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसके स्पेसिफिकेशन फिब्रिनोजेंस वगैरह क्या है, इस तरीके से उसी तरीके से ही फॉर्म करता है। इसमें जो आप ये दो शेप देख पा रहे हो, अगर हम इसकी डायमीटर की बात करें तो 7.2 से 7.7 डायमीटर तक का आपको रेड सेल का जो है डायमीटर मिलेगा। अब इसमें आप देखोगे साइड से ये थिक है और बीच से ये थिन है। तो साइड से जो अगर डायमीटर इसकी थिकनेस की बात करूँ तो ये 2.1 से 2.2 तक होता है माइक्रोन में, इसका माइक्रोन मीटर होता है। और अगर मैं बीच के यहाँ बीच की बात करूँ, ये जो छोटा थिन पार्ट है जो बीच में है, तो यहाँ पे जो है आपका 1 माइक्रोन का ये रहता है। अब इसमें मैकेनिज्म में क्या है भाई, जैसे मान लीजिए आपका आरबीसी का जो वेट है वो हैवी हुआ, ठीक है, रोलेक्स फॉर्मेशन ज़्यादा फास्ट होगी तो क्या होगा, ईएसआर की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी एबनॉर्मल सेल्स होंगे उसमें तो बढ़ जाएगी, एबनॉर्मल फंक्शनैलिटी होगी उसकी सेल्स की तो भी बढ़ जाएगी, और अगर नॉर्मल होगा तो वो स्लोली एक स्टैंडर्ड टाइम पे स्टैंडर्ड ब्रेकडाउन ही दिखाई देगा या सेटलमेंट जो है वो दिखाई देगा। आगे बात करते हैं इसके स्टेज की। तो स्टेज ऑफ रोलेक्स फॉर्मेशन जो है वो आपका 10 मिनट से शुरू होता है और 40 मिनट तक जो है अपना चलता है। उसके बाद जो पैक्ड सेल है वो 10 मिनट आखिरी में मिलता है। तो इस तरीके से 80 मिनट के आसपास ये प्रॉपर स्टेजेस चलती हैं। सबसे पहले 10 मिनट में फॉर्मेशन होगी, फिर आपके 40 मिनट में जाके स्टार्ट होगा, फिर 10 मिनट में। तो ये 3 स्टेज में आप डिफाइन कर सकते हो कि जब आज ऐसा सेटल डाउन हो रहा है तो कैसे कैसे स्टेज में जा रहा है। स्टेजेस की अगर बात करें तो इसको अगर वैसे समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई सबसे पहले आपने एक मिक्स्ड फॉर्मेट में अपने ब्लड लिया था, वो ईएसआर ट्यूब में आपने डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ कि भाई पहली फॉर्मेशन जो हुई वो अरेंजमेंट की हुई। अरेंजमेंट मतलब भाई वो पहले अपने को एक दूसरे के ऊपर सेटल करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, जब वो सेटल हो गए एक दूसरे के एक सीरीज लाइन में आ गए, अब वो नीचे बैठना शुरू हुए, ठीक है, सेटल डाउन होना शुरू हुए। उसके बाद उसमें जब वो सेटल डाउन हो गए, जो थोड़ा मोड़ा स्पेस बचा तो पैकेजिंग शुरू हुई, मतलब एक दूसरे के साथ कंबाइंड जुड़ना शुरू हो गए, ठीक है। तो लास्ट में 10 मिनट के अंदर पैकेजिंग हुई थी। ये इस तरीके से इसकी स्टेज है। आगे बढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ईएसआर को, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं कि भाई हमारा जो ईएसआर है वो बढ़ेगा या घटेगा, वो क्या फैक्टर हमारे इफेक्टिंग है। तो यहाँ दो तरीके के फैक्टर हैं। सबसे पहला है आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर और दूसरा है लेबोरेटरी फैक्टर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर में आपका आता है सबसे पहले प्लाज्मा, फिर रेड सेल, फिर रोलेक्स, फिर एज, सेक्स और प्रेगनेंसी। ये तीन आपका फिजियोलॉजिकल
क्लिनिकल फैक्टर है। लेबोरेटरी में जो फैक्टर आ जाता है वो आता है टेम्परेचर, टाइम, एंटीकोगुलेंट, फिर ट्यूब, कि भाई ट्यूब फैक्टर कौन सा है, और टिल्टिंग है ट्यूब में या कुछ ऐसा तो नहीं है, फिर कोई वाइब्रेशन वगैरह तो नहीं है, या सनलाइट से कोई एक्सपोजर तो नहीं है। ये आपका लेबोरेटरी फैक्टर में आ जाता है। प्लाज्मा फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो प्लाज्मा फैक्टर में फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, कोलेस्ट्रॉल, ये सब अगर इंक्रीज होगा तो ईएसआर में क्या होगा, आपका डिक्रीजिंग यानी नेगेटिव चार्ज जो है वो आरबीसी के ऊपर आएगा। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा आरबीसी को कमिंग टुगेदर, यानी एक दूसरे से कंबाइन होने। भाई सिंपल सी बात है, आप जब मैग्नेट यूज करते हो तो उसमें देखोगे आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पोल होते हैं, अगर आप नॉर्थ और नॉर्थ को आपस में जोड़ने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, रिपेल करता है। तो उसी तरीके से आरबीसी के अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है तो वो एक दूसरे के साथ सेटल डाउन होने में प्रॉब्लम करता है। फिर दूसरा आता है आपका प्लाज्मा एल्ब्यूमिन, जो सेडिमेंटेशन में दिक्कत करता है। फिर आता है लैक्टिन, जो भी आपका जो दूसरा एक और पार्ट है आपका प्लाज्मा फैक्टर का, जो आपके आरबीसीज को एक दूसरे के साथ कंबाइन होने में प्रॉब्लम फेस करता है। उसके बाद आ जाते हैं रेड सेल फैक्टर। रेड सेल फैक्टर में आपका जो नंबर है, सबसे पहले तो इंक्रीज इन आरबीसी मास, यानी अगर आरबीसी का काउंट जो है बढ़ जाएगा तो ईएसआर का काउंट क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है भाई, आपकी अगर बॉडी में आरबीसी सेल्स बढ़ेंगे तो ईएसआर क्या होगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, और अगर डिक्रीज होगा आरबीसी सेल तो ईएसआर इंक्रीज हो जाएगा। ये क्लिनिकल फैक्टर है, आप इसके थ्रू आप चेक भी कर सकते हो। बोलते हैं ना कि भाई हमें सीबीसी रिपोर्ट चेक करनी है, कैसे चेक करेंगे, तो ये एक तरीका होता है कि भाई आरबीसी, सिंपल सी बात है, आरबीसी का क्या हो रहा है, सेटल डाउन हो रहा है, इलेक्ट्रोसाइट क्या हो रहा है, सेटल डाउन हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है। तो अगर आरबीसी आपके बॉडी में ज़्यादा होगा तो ये सर एज यूजुअल सी बात है कम होगा। आरबीसी किस किस कंडीशन में ज़्यादा हो जाएगा, तो हाई अल्टीट्यूड पे रहने वाले लोगों का आरबीसी ज़्यादा होता है तो उनका ईएसआर उसके कंपैरिजन में कम दिखाई देगा आपके नॉर्मल, अगर आप प्लेन रीजन से लेते हो। ठीक है, दूसरी देख लेते हैं तो कोई एक्सीडेंटल केसेस है जिसमें आपके आरबीसी की फॉर्मेशन ज़्यादा हो गई है, तो उस केस में भी आपका रेटिक काउंट अगर बढ़ा होगा उस केस में भी आपका नजर आएगा। तो ये सारी बहुत सारी ऐसे कंडीशंस है जिसमें आपका आरबीसी काउंट बढ़ जाता है और आपका जिसकी वजह से ईएसआर डिक्रीज हो जाता है। अब बात कर लेते हैं साइज की। तो माइक्रोसिटिक अगर है तो सेडिमेंटेशन क्या होगा, वो स्लो हो जाएगा, और अगर मैक्रोसिटिक है तो सेडिमेंटेशन क्या होगा, रैपिडली, ठीक है, नॉर्मोक्रोमिक अगर है तो उस केस में भी ये इफेक्ट करेगा, यानी आरबीसी का साइज जो है वो भी ईएसआर के वैल्यू को इफेक्ट कर सकता है। फिर आ जाते हैं आरबीसी के और फैक्टर के बारे में, तो शेप की आगे बात करते हैं। तो इरेक्टोसाइल का जो शेप है वो भी इफेक्ट करता है। ठीक है, एबनॉर्मलिटीज, जो एबनॉर्मल फॉर्मेशन होगी आपका, ठीक है, वो भी इफेक्ट करेगा सेल को आपस में कंबाइन होने पे, और साथ ही साथ जब वो सेडिमेंट होगा तो वहाँ पे भी वो दिक्कत आएगी। अब बात कर लेते हैं भाई, हमने बताया रोलेक्स फॉर्मेशन। तो रोलेक्स फॉर्मेशन कैसी होती है, आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जो फॉर्मेशन है ये आपकी रोलेक्स फॉर्मेशन है, यानी एक के ऊपर एक आरबीसी आपके सेटल डाउन हो रहे हैं, ये इस तरीके से रोलेक्स फॉर्मेशन है। तो जब रोलेक्स फॉर्मेशन होती है तो क्या होता है और कैसे होता है वो समझते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाई रोलेक्स फॉर्मेशन क्या कब ज़्यादा होगी, जब आरबीसी के ऊपर चार्ज जो है वो कम होगा और उसकी जो शेप साइज है वो भी एक इन्फेक्शियस डिजीज को डिनोट करेगी, इन्फ्लेमेशन होगा बॉडी में। उस केस में क्या होगा, रोलेक्स फॉर्मेशन जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपका ईएसआर का वैल्यू जो है वो बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। एज की बात करें तो इन्फेंट में जो है आपका ईएसआर लो रहता है, एडल्ट में ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है, फिर ओल्ड एज में जाके आपका हायर हो जाता है। यानी सबसे ज़्यादा ईएसआर की जो वैल्यू है वो आपकी ओल्ड एज में आती है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, आपका बोन मैरो जो है वो उतनी सफिशिएंट अमाउंट में आपके सेल की प्रोडक्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपका जो ईएसआर है वो बढ़ा हुआ आता है। और इन्फेंट में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन हो रही होती है सेल्स की। ठीक है, ग्रोथ हो, जब ग्रोथ स्टार्टिंग स्टेज पे होती है तो बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से भी आपका ईएसआर की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, और इन्फेंट में ईएसआर लोअर नज़र आता है। बात करते हैं एडल्ट में, तो एडल्ट की अगर हम बात कर लें तो जनरली क्या होता है, वो इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है, दोनों केसेस होते हैं। अगर इन्फेक्शन है तो आपका इंक्रीज नज़र आएगा, इन्फेक्शन नहीं है तो डिक्रीज भी, या नॉर्मल रेंज भी हम बोल सकते हैं। सेक्स की बात करें तो वुमेन में ज़्यादातर देखा जाता है ईएसआर में जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नज़र आता है, क्योंकि उनमें जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो चलती रहती है, जिसकी वजह से जो ईएसआर की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली फ्लक्चुएट होती है। और वुमेन में जो पीसीवी है, पैक्ड सेल वॉल्यूम जिसे बोलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा लो होता है, जिसकी वजह से जो आपका
ESR है वो बढ़ा हुआ रहता है। बात करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो जब वुमेन एक प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पे भी जो रेड सेल्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं एक बेबी फॉर्मेशन के लिए। तो उस केस में भी जो आपका ESR है वो कभी कभार बढ़ा हुआ है, कभी कभार फिर रिड्यूस भी एबनॉर्मल जिसे हम कहते हैं वो शो करता है। और डिलीवरी के बाद तो एज यूजुअल सी बात है, ब्लड लॉस होगा तो भी आपका ESR इफेक्ट करेगा ही करेगा। लेबोरेटरी फैक्टर की बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहला लेबोरेटरी फैक्टर है टेम्परेचर। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और जब हम एक रूम टेम्परेचर पे कर रहे होते हैं तो रूम टेम्परेचर जो है हमारा वो 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर हायर टेम्परेचर पे जाएंगे तो आपका जो ESR है वो भी फ्लक्चुएट करेगा, जो कि प्लाज्मा की जो विस्कोसिटी है वो रिड्यूस होने लगती है, जिसकी वजह से जो आपका ESR है वो फ्लक्चुएट हो जाता है। और साथ ही साथ में आपका जो राइस है वो अगर 3 डिग्री ESR इंक्रीज होता है बाय 1 mm, यानी अगर 3 डिग्री इस टेम्परेचर से राइज हो जाएगा, सपोज आपका जो रूम टेम्परेचर है वो मोर देन 25 है, तो प्रति 3 डिग्री पे आपका 1 mm का जो ESR है वो इंक्रीज कर जाएगा। ये प्रैक्टिकली परफॉर्म चीज़ें हैं, तो इसको थ्योरी के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ में समझने के लिए आप जब लैबोरेटरी में जाएं तो इसका आप एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं। टाइम की बात कर लें तो टाइम शेड्यूल जो है वो एक गिवन आवर का होता है। अगर आप उससे ज़्यादा जाएंगे तो भी आपका वैलिड नहीं होगा, और अगर उससे कम करेंगे तो भी आपका वो वैलिड नहीं होगा। अगर सैम्पलिंग की बात कर लें तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो डिलेड होता है परफॉर्म बाय 6 आवर। मतलब अगर 6 आवर पे आप देखोगे तो हर 4 डिग्री सेल्सियस पे 6 आवर्स के एक इंटरवल पे आपका ESR का जो है वो फ्लक्चुएशन दिखाई देगा। एंटीकोगुलेंट की बात करें, एंटीकोगुलेंट की अगर बात कर लें तो K2 EDTA और ट्राई सोडियम साइट्रेट, ये दो आपकी वाइल होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। और हेपेरिन इसमें यूज़ नहीं किया जाता है। ESR के लिए जो आपका एंटीकोगुलेंट यूज़ किया जाता है वो सोडियम सिट्रेट या फिर K2 EDTA वाइल, K2 EDTA वाइल और सोडियम सिट्रेट, यही दो वाइल्स हैं जो आपका एंटीकोगुलेंट ESR के यूज़ किया जाता है। ग्रोथ फैक्टर की बात करें तो डायामीटर जो है वो 2.5 mm का रहता है आपका, और इसमें जो ब्लड सैंपल है वो राउंड अबाउट 1.5 ml का आपका ट्यूब के अंदर वेंट्रोब के अंदर आता है, और सॉरी वेस्टर्न ग्रीन के अंदर आता है 1.2 लीटर के आसपास। और 1.2 से 2 लीटर 2 ml सॉरी 1.2 ml से 2 ml तक का ESR का ब्लड सैंपल चाहिए होता है वेस्टर्न ग्रीन के लिए, और 1 से 1.5 ml के लिए आपका वेंट्रोब के लिए अमाउंट चाहिए होता है। पोजीशन ऑफ ESR ट्यूब की बात करें तो वर्टिकल रहती है। वर्टिकल मतलब बिल्कुल सीधा, ऐसे आप देखेंगे तो बिल्कुल सीधी ट्यूब रखी जाती है, 90 डिग्री एंगल पे रहती है ग्राउंड लेवल से। और अगर आप इसमें 3 डिग्री या 4 डिग्री कहीं आपका फ्लक्चुएट होता है इधर उधर ट्यूब भी, तो उस केस में भी आपका 30% जो है ESR इंक्रीज देखने को मिल सकता है। वाइब्रेशन की बात करें तो अगर आप वाइब्रेशन करेंगे तो ESR क्या होगा, रिड्यूस भी हो सकता है, यानी कम भी हो सकता है या बढ़ भी सकता है। देखो वाइब्रेशन का मतलब है सिंपल सी बात है, जैसे आपने कोई कंटेनर में सामान रखा और उस कंटेनर को आप वाइब्रेट करते हो या नॉक करते हो तो क्या होता है, वो सेटल डाउन होने लगता है, या वो कभी कभी बढ़ भी जाता है। तो उस केस में क्या है भाई, एक तरफ से बढ़ेगा एक तरफ से कम होगा, मतलब एक स्टैगनेंट एक प्लेन सरफेस नहीं आता है। तो उस केस में भी इसमें भी यही होता है, अगर आप उस ट्यूब पे वाइब्रेशन या कुछ ऐसा अप्लाई करते हो, वाइब्रेटर वगैरह कुछ अप्लाई करते हो, तो उस केस में आपका ESR जो है वो रिड्यूस होने के चांसेस हो जाते हैं। बात करते हैं हीमोलाइसिस की, तो अगर आपका सैंपल हीमोलाइज हो जाएगा तो उस केस में भी आपकी जो RBC की सेटल डाउन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, क्योंकि RBC का जो शेप साइज है वो डीनेचर्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो RBC की सेटल डाउन है या जो रोलक्स फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो ESR का जो आपका रेंज है वो ट्रू वैल्यू नहीं आएगी, वो फॉल्स वैल्यू आएगी, आधा इंक्रीज और आधा डिक्रीज। आगे बात करते हैं आपके ESR में ही सनलाइट की। तो
डायरेक्ट सनलाइट क्या है, वो आपके ESR को इंक्रीज कर सकती है। उसका रीज़न है, सनलाइट क्या है, आपकी एक तरीके की हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली लाइट है। तो सनलाइट जब आती है, जब आप देखते हो सन में सनलाइट में बैठोगे तो आप क्या होता है, आपकी बॉडी हीट अप होने लगती है, गर्म होने लगती है। कपड़े हम सनलाइट में सुखाते हैं तो गर्म होने लगते हैं, ठीक है, हीट एनर्जी फॉर्म होती है। तो उसी हीट एनर्जी की वजह से आपका जो टेम्परेचर है वो ब्लड का इंक्रीज हो जाता है ट्यूब के अंदर, और ESR भी इंक्रीज हो जाएगा। कुछ अदर कंपोनेंट की बात कर लें तो आपका जैसे विटामिन हो गया या एरोप्लेन हो गया, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये भी आपका ESR को इंक्रीज कर सकते हैं। ये क्वाइनिन हो गया जो डिक्रीज कर सकता है। तो ये सारे अदर फैक्टर्स हैं, आप इसमें देख सकते हो स्लाइड में इजली। अब बात कर लेते हैं भाई, हमें कैसे पता लगेगा कि जनरली उस एज एक एज पीरियड में कि भाई पेशेंट का या बच्चे का या एडल्ट का क्या होना चाहिए। तो नॉर्मल ESR रेंज की अगर हम बात करें, अगर आपको एज वाइज निकालना तो एज इन ईयर्स, नॉर्मल ESR का फॉर्मूला है, आप क्या लिखेंगे, एज इन ईयर्स अपॉन 2 + 5 इफ फीमेल। अगर फीमेल है तो 5 प्लस कर देंगे, अदरवाइज आपका मेल में क्या होगा, एज इन ईयर्स अपॉन 2। अब इसमें अगर हम वैसे समझना चाहें तो आपकी एज, सपोज मेरी एज 24 है, तो 24 डिवाइडेड बाई 2, तो वो मेरा एक नॉर्मल ESR आना चाहिए। तो 24 डिवाइडेड बाई 2 इज 12, तो मेरा जो ESR है वो 12 के आसपास रहेगा, तो मेरा ESR वो नॉर्मल माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं ESR की। तो इंक्रीज ESR और डिक्रीज ESR में क्या क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है। तो इंक्रीज की बात करते हैं तो सबसे पहले जो प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका ESR इंक्रीज हो जाएगा, अनीमिया के केस में आपका ESR इंक्रीज हो जाएगा, मैक्रोसाइटोसिस के केस में आपका इंक्रीज हो जाएगा, इन्फ्लामेटरी डिजीज में आपका इंक्रीज हो जाएगा, एक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शन में आपका ESR इंक्रीज हो जाएगा, मल्टीपल माइलोमा में आपका इंक्रीज हो जाएगा, रोमैटिक फीवर में आपका इंक्रीज हो जाएगा, रिमोटाइड आर्थराइटिस में आपका इंक्रीज हो जाएगा, और साथ ही साथ में आपका ट्यूबरक्लोसिस में भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, और सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथ्रोपोइसिस में भी ये कंडीशन है जिसमें आपका ESR इंक्रीज रहेगा। बात कर लेते हैं हम डिक्रीज की। तो हाइपर विस्कोसिटी जो है उसमें आपका ESR डिक्रीज हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया में आपका डिक्रीज हो जाएगा, माइक्रोसाइटोसिस में आपका डिक्रीज हो जाएगा, स्पेरोसाइटोसिस में आपका डिक्रीज हो जाएगा, फिब्रिनोजन लेवल अगर आपका डिक्रीज होता है तो उस केस में भी आपका ESR जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है जो बेसिक है आपको याद करने के लिए। भाई इंक्रीज डिक्रीज का अगर इतने सारे याद नहीं रख सकते हैं तो कुछ कॉमन आप याद कर सकते हैं, जैसे अनीमिया जिसमें आपकी कमी हो जाती है ब्लड सेल्स की, उस केस में आपका ESR क्या होगा, इंक्रीज हो गया। प्रेगनेंसी में भी जब ब्लड का ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है तो उस केस में भी आपका ESR इंक्रीज होना है, ठीक है। और एक्यूट या क्रॉनिक इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन डिजीज है तो उसमें भी आपका ESR क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज किस केस में होगा, भाई अनीमिया के केस में, सिकल सेल एनीमिया, उसमें क्या बेसिकली डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि रोलेक्स फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रही। अब इस डिजीज में भाई आपका माइक्रोसाइटोसिस है, ठीक है, स्पेरोसाइटोसिस है, सिकल सेल एनीमिया है, इन सब के केस में क्या हो रहा है, आपकी जो रोलेक्स फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जो ESR है वो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने की वजह। अब जो मेथड की बात कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक मेथड है, मॉडिफाइड वेस्टर्न ग्रीन मेथड है, विंट्रोब मेथड है और वेस्टर्न ग्रीन। तो आपको जो पढ़ना है वो तो बेसिकली दो मेजर पे ध्यान देना है, विंट्रोब और वेस्टर्न ग्रीन मेथड। बात कर लेते हैं विंट्रोब मेथड की। तो विंट्रोब जो है बेसिकली एक ट्यूब होती है जो क्या है, एक तरफ से आपकी क्लोज होगी। विंट्रोब मतलब वो छोटी, जो आपका 0 से 10 मार्क तक की ट्यूब है, छोटी जो ट्यूब आती है वो आपकी विंट्रोब ट्यूब होती है। इसमें जो है आपका पास्चर पिपेट यूज़ किया जाता है, और एक तरफ से ये क्लोज होगी। इसका जो लेंथ की बात करूँ तो 110 mm लॉन्ग होगी ये, और इसमें जो इंटरनल ब्लड डायमीटर की बात करूँ तो 2.5 mm का इसका डायमीटर होता है। और मार्किंग की अगर बात कर लें इस ट्यूब में
बात करें कि हम अगर इसके टेस्ट में रिक्वायरमेंट करें तो क्या क्या चाहिए होगा, हमें विंथ्रोप ट्यूब चाहिए होगा, विंथ्रोप स्टैंड चाहिए होगा, ESR नीडल चाहिए होगी। ESR नीडल आइदर पास्चर पिपेट यूज़ करते हैं जिसका टिप जो है वो बहुत लंबा रहता है, और अगर से ब्लड सैंपल की टाइप करें तो हमें EDTA ब्लड सैंपल चाहिए होगा। और EDTA ब्लड सैंपल भी ESR लगाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपने मॉर्निंग का सैंपल लिया हुआ है और आप इवनिंग में उसका ESR लगाएंगे, ऐसा तो रिजल्ट करेक्ट आएगा, ऐसा कंपल्सन नहीं है कि भाई आपका रिजल्ट करेक्ट ही आएगा, वो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। इसीलिए आपको जो सैंपल टाइप है ESR के लिए वो EDTA ब्लड और टाइम पीरियड 2 आवर्स, विद इन 2 आवर्स आपका जो ब्लड कलेक्टेड है उससे आपको टेस्ट परफॉर्म करना है। आगे बात करते हैं प्रोसीजर की।